नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छात्रों के साथ में परीक्षा पे चर्चा करते दिखाई देंगे। साथ ही इस बार की चर्चा और भी खास होने वाली है क्योंकि ये चर्चा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में होगी। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम से पहले इससे जुड़ी कुछ झलकियां जो हैं वो सामने आई हैं, जिसमें पीएम छात्रों के साथ में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि एआई एक्शन समिट कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, जो 10 फरवरी से को जो है वो पेरिस में वैश्विक नेताओं को एकत्रित करेगी, जहां एआई के भविष्य पर 2 दिनों की महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पेरिस एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता के लिए फ्रांस यात्रा करेंगे, जो कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की एक पहल है। पेरिस में होने वाली इस सभा का ध्यान एआई प्रणालियों की शक्ति का उपयोग करने और प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पन्न खतरों को संबोधित करने पर केंद्रित होने की उम्मीद है। आपको बताते चले कि जल्द शुरू होगी एआई एक्शन समिट, और इस दौरान आपको बताते चले कि जल्द ही एआई एक्शन समिट होगी, जिसको लेकर आपको बताते चले कि नई दिल्ली में फ्रांस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। महाकुंभ 2025 में अब तक लगभग 40 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के स्नान से महाकुंभ का आगाज हुआ था, और साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 7 फरवरी को सुबह 9 बजे गुजरात से स्टेट एयरक्राफ्ट से प्रयागराज पहुंचेंगे। उन्होंने बड़े हनुमान मंदिर दर्शन किए और गुजरात पैविलियन भ्रमण और कुंभ स्नान किया, और आज भी वो प्रयागराज हवाई अड्डे से गुजरात के लिए प्रस्थान करेंगे। आरबीआई एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत दर को 25 बेसिस पॉइंट से घटाकर 6.5% से 6.25% करने का फैसला किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आरबीआई ने अनुमान से अगले साल के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 6.7% रहेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में आपको बताते चले कि 25 आधार अंक का 0.25% की कमी करने का ऐलान किया है। रेपो रेट में कमी का सीधा असर लोन की ब्याज दरों पर होगा, और होम लोन से लेकर कार लोन तक सस्ते होते हैं। और साथ ही आरबीआई द्वारा बीते 5 सालों में पहली बार रेपो रेट को घटाया गया है। इससे पहले मई 2020 में रेपो रेट को घटाकर 4% किया गया है। Factors into consideration, the RBI has estimated that real GDP growth for the next year to be at about 6.7%, with Q1 at 6.7%, Q2 at 7%, Q3 at 6.5%, and Q4 too at 6.5%. The risks are evenly balanced. Coming now to inflation, headline inflation after moving above the upper tolerance band in October has since registered a sequential moderation in November and December, standing at 5.2% now. Going ahead, food inflation pressures, absent any supply side shocks, should see a significant softening due to good Kharif production, winter easing as we witness every year in the vegetable prices, and a favorable Rabi crop prospect. नोएडा में एक बार फिर से स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जहां पर नोएडा के
सेक्टर 168 शिव नादर स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और जिसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट ने पेरेंट्स को भी मेल भेजा है और स्कूल कैंपस को बंद कर दिया गया है। साथ ही धमकी की सूचना के बाद में स्कूल मैनेजमेंट ने भी बच्चों को वापस घर भेज दिया है। वहीं पुलिस टीम घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पुलिस के साथ में डॉग स्क्वाड भी पहुंचा। वहीं सीसीटीवी और साथ ही क्लासेस को सेंसराइज किया जा रहा है और ये स्कूल जो है वो एक्सप्रेसवे थाना क्षेत्र में बना है। मेल मिलने के बाद में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में डर का माहौल हो गया। पेरेंट्स भी लगातार स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। देखिए, आज सुबह एक सूचना मिली थी शिव नादर स्कूल से 8 सवा 8 बजे करीब कि यहाँ पर बम की सूचना है। इस पर तुरंत हमारा सारे स्टाफ, मैं जिस तरह हमारे डीसीपी, एसीपी, बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड, फायर सर्विस सभी लोग आए और इसे थारोली चेक कर दिया गया। कहीं कुछ नहीं मिला है। ये एक गलत सूचना जिसमें कॉल आती है, ईमेल आता है, उसके द्वारा ये आई थी और इस समय एग्जाम भी चल रहे हैं तो मुझे लगता है किसी बच्चे वगैरह की शरारत होगी, पर फिर भी इसे हम सीरियसली ले रहे हैं और इसका पता लगा रहे हैं। सर, सर्वर के लिए साइबर टीम को लगा दिया गया है? हाँ, लग गई है टीम। जैसे ही आई सबसे पहले वहीं सूचना भेजी गई, उधर साइमल्टेनियसली यहाँ चेकिंग भी शुरू कर दी गई। सर, कुछ वैसे ही मेल है जिस तरीके का अभी कुछ दिन पूर्व दिया गया था, ये इससे अलग है? ये इससे अलग है और बहुत अजीब टाइप का है और इसमें जैसे साउथ इंडियन टाइप का कुछ लिखा हुआ है, पर वो तो आगे इन्वेस्टिगेशन से पता चल पाएगा। ठीक सर, थैंक यू। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने पौड़ी गढ़वाल में सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया। इसी के साथ उन्होंने महंत, आपको बताते चले कि अवेद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति पर भी माल्यार्पण किया। सीएम योगी ने अपने दौरे के दौरान 2 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन, प्रदर्शनी का अवलोकन किया है और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर भी किया। उन्होंने लिखा कि यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल में देश के प्रथम सीडीएस पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सीएम योगी ने आगे लिखा कि राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा अविस्मरणीय है और उनके साहस और शौर्य को नमन है। पौड़ी गढ़वाल के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड टोपी पहनकर पूजा अर्चना की, साथ ही बच्चे को देखकर उसे प्यार किया और अपना आशीर्वाद भी दिया है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह की उपस्थिति में उनके आवास पर पर्यटन विभाग ने एक राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए एग्रीमेंट किया है और इसी प्रकार की 9 और संपत्तियों के लिए भी जल्द समझौता किया जाएगा, जबकि 11 संपत्तियां पूर्व में ही पीपीपी मोड पर जो है वो दी जा चुकी हैं और साथ ही इन समझौते से सकारात्मक परिणाम आएगा। एग्रीमेंट के बाद में जयवीर सिंह ने भी बताया कि पर्यटन के प्रति बढ़ते आकर्षण के कारण उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है और इसको देखते हुए पुराने एवं जीर्णोशीर्ण राही पर्यटक आवासों को पीपीपी मोड पर हस्तांतरित कर संचालित करने के लिए भी दिया जा रहा है। अपनी गौरवशाली संस्कृति, ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व एवं धार्मिक विरासतों और समृद्ध प्राकृतिक वन संपदा के चलते पर्यटन के क्षेत्र में निवेश आकर्षित हो रहा है, जिससे रोजगार के अवसर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी योगदान संभव हो रहा है। जयवीर सिंह ने भी बताया कि पहले चरण में कैबिनेट से स्वीकृति 11 राही पर्यटक आवास गृहों को
पीपीपी मोड पर दिया जा चुका है। दूसरे चरण में स्वीकृति 4 राही पर्यटक आवास गृहों की स्वीकृति भी मिली थी, जिससे राही पर्यटक आवास गृह खुर्जा बुलंदशहर का ही श्री कृष्णा कॉन्ट्रैक्टर के साथ में एग्रीमेंट हुआ है और बाकी 3 राही पर्यटक आवास गृह भदोही और राही पर्यटक आवास गृह मुंशीगंज अमेठी और साथ ही राही पर्यटक आवास गृह देवा शरीफ बाराबंकी का जल्द एग्रीमेंट होगा। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन हर दिन के साथ में दिव्यता और भव्यता के नए सोपानों की ओर अग्रसर है और इस दिव्यता और भव्यता का साक्षी बनने पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। और इसी क्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने भी गुरुवार को राज्य सरकार की मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना के तहत पहली तीर्थ यात्रा ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रयागराज के लिए रवाना किया है। और इस मौके पर आपको बताते चलें कि उन्होंने महाकुंभ में हुई व्यवस्थाओं को लेकर जमकर सराहना की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो इतना बड़ा महाकुंभ आयोजन किया है, इनके लिए मैं वहां के मुख्यमंत्री योगी जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। बहुत बड़ा आयोजन कि इतने सारे 40 करोड़ ऑफ द लोग वहां पे जा रहे हैं। इतना लोगों का आयोजन करना कुछ कम बात नहीं थी, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने आयोजन किया। इसलिए यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री योगी जी का बहुत बहुत अभिनंदन। गोवा के लोगों की तरफ से, गोवा की सरकार की तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के समाधि स्मृति महोत्सव का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने सभा को संबोधित भी किया है। आज मेरे लिए, भाई बैठ जाओ, आप सुन नहीं रहे हो, बैठ जाओ यार, मैं जितनी टाइप का आदमी हूं बाद में ही बोलूंगा, सेट करके बैठ जाओ भाई, प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, बैठ जाइए। मेरा परम सौभाग्य है कि डोंगरगढ़ की ये पवित्र भूमि, जिसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने अंतिम साधना समाप्त कर समाधि के लिए जिसको पसंद करा, यही भूमि पर उनके समाधि के ठीक 1 वर्ष बाद मैं यहां उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूं। मैं मन से मानता हूं कि आचार्य जी केवल एक संत नहीं थे, जैनाचार्य नहीं थे, वो एक प्रकार से एक युग पुरुष थे, जिन्होंने एक नए विचार का, नए युग का प्रवर्तन किया। ऐसा उनका जीवन कार्य है। आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो कर्नाटक में जन्मे एक बालक की तप साधना से भारत, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाएं और भारत की पहचान, इसके वो अपने कर्म से ज्योतिर्धर बने और शायद ही ये सम्मान किसी धार्मिक संत को मिला होगा जिन्होंने धर्म के साथ साथ देश की पहचान को विश्व भर में व्याख्यायित करने का था। मुझे मेरे जीवन में कई बार, 5 बार मैं आचार्य जी के चरणों में बैठा हूं। हर बार उनका आग्रह रहता था कि हमारी भाषाएं, इसका संरक्षण और संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति अक्षुण्ण रहनी चाहिए, भारत का गौरव, भारतीयता का गौरव विश्व भर में दिग दिगंत तक फैलना चाहिए।
और भारत की पहचान इंडिया नहीं, अपने नाम से भारत से है। और भाइयों बहनों, पूरा विश्व अचंभे में पड़ गया जब G20 की मेजबानी भारत कर रहा था और G20 का जो निमंत्रण विश्व भर के राष्ट्राध्यक्षों को गया, वहां प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखकर निमंत्रण। नरेंद्र मोदी जी ने, इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आचार्य जी के विचार को जरा भी राजनीति करे बगैर एक क्षण में जमीन पर उतारकर उनके संदेश का अनुकरण करने का, और पूरा देश अचंभित था उस वक्त, और देश भर के भारतीयता के भक्त बहुत आह्लादित थे, आनंदित थे। और ये मूल विचार, ये आंदोलन आचार्य महोदय का था। जीवन के अंतिम क्षण तक तपस्या का मार्ग नहीं देखा, छोड़ा। अंत समय में जिन्होंने उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया, वो सभी को मालूम पड़ गया था कि जीवन को पंच तत्व के साथ एकाकार करने का इससे बड़ा कोई रास्ता नहीं हो सकता। शरीर तो क्रूसकाय होता गया, आत्मा का प्रकाश इतना ही दिव्य होता है। और जीवन के अंत तक इन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से न केवल जिन शासन के अनुयायी जैनेतरों को भी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से मोक्ष का मार्ग बताने का काम किया। धर्म, राष्ट्र और समाज, ये तीनों के लिए जीवन का हर क्षण समर्पित होना चाहिए। ऐसा बोलने वाले तो बहुत लोग संसार में मिलते हैं, मगर पूरा जीवन इस तरह से जीने वाले लोग कभी कभार ही देखते हैं। और ये आचार्य महोदय अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत किसी की भी आलोचना करे बगैर समग्र विश्व में आज के समयानुकूल व्याख्या कर प्रस्तापित करने का काम आचार्य विद्यासागर जी महाराज। जैन धर्म के सारे सिद्धांत जरा भी छेड़खानी करे बगैर पूरा जीवन न केवल उनका, उनके शिष्यों का भी उसी रास्ते पर चले, इसका उन्होंने आग्रह रखा। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी वसुधैव कुटुंबकम और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांतों की पोटली बांधकर पूरे विश्व के अंदर इसका प्रचार कर। आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है, नवीन जैन जी के नेतृत्व में डोंगरगढ़ के सारे कार्यक्रम के आयोजक मुझे मिलने के लिए आए थे कि आचार्य महोदय की समाधि की पहली वर्षगांठ पर 100 रुपये का सिक्का उनके स्मारक में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करें और 5 रुपये का एक कवल लिफाफा आचार्य जी के जीवन कवन को वर्णित करने वाला भी उसको जारी करें। मैंने जैसे ही ये दरखास्त मोदी जी के सामने रखी, उन्होंने एक क्षण में कहा कि आप आगे बढ़िए और अनुमोदन। मैं आज पूरे भारतवर्ष की ओर से नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आचार्य जी के कार्य को कार्यांजलि
ये आचार्य जी को कार्यांजलि नहीं है, ना इसकी कोई जरूरत है। मगर विद्यासागर जी महाराज के कार्य को कार्यांजलि, ये हमारी संत परंपरा का सम्मान है और इसकी बहुत जरूरत है। आज मैं आया, एक भव्य समाधि स्थान का भूमि पूजन भी हुआ। मुझे विश्वास है ये स्थान युगों युगों तक आचार्य विद्यासागर के सिद्धांत, संदेश और उनके उपदेश का प्रचार का स्थान बनकर रहेगा। उनके चित्रों का भी अनावरण किया गया और बहुत उचित तरीके से उनके स्मारक का नाम विद्यायतन रखा है। पूरा जीवन जिस संत शिरोमणि ने, जिन आचार्य ने विद्या की उपासना में, परम तत्वों की खोज की उपासना में खर्च किया, उनका समाधि का और कोई नाम नहीं हो सकता। मैं सभी आयोजकों को बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देना चाहता हूं। आदिवासी क्षेत्र में कारोपौनी जिला डिंडोरी मध्य प्रदेश में निःशुल्क कन्या विद्यालय का, जिसमें कौशल और रोजगार दोनों सम्मिलित होंगे, और मातृभाषा में चलने वाले विद्यालय का आज शिलान्यास किया गया है। और इनके 108 पद चिन्हों का भी यहां पर विमोचन किया है, जो देश भर में अलग अलग जगह पर एक त्याग का जीवन, संयम का जीवन, तपस्या का जीवन कैसा हो सकता है, इसका संदेश सभी लोगों को देंगे। हमारे देश की संत परंपरा बहुत समृद्ध, और भारतवर्ष को जब जिस भूमिका की जरूरत पड़ी, संत परंपरा ने इस भूमिका का निर्वहन किया है। संतों ने ज्ञान का सृजन भी किया, देश को एकता के सूत्र में भी बांधा। जब गुलामी का कालखंड था, संतों ने भक्ति की आहलेख के माध्यम से राष्ट्र चेतना का लौ जलाए रखा। और विद्यासागर जी के लिए मैं कहना चाहता हूं, आजादी के बाद जब देश का शासन और देश पाश्चात्य विचारों से प्रभावित होकर चलने लगा, तब भारत को पकड़कर रखने वाले वो एकमात्र आचार्य थे जिन्होंने भारतीयता, भारतीय संस्कृति, हमारे धर्म और हमारी भाषाओं को पकड़कर रखा। और ये समय की जरूरियत, उन्होंने ये बाती को अपने मजबूत हाथों से संबल न दिया होता तो भारतीयता की ओर ये प्रयाण जो 2014 से फिर से शुरू हुआ है, शायद वो हुआ न होता। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।